वेलकम फ्रेंड्स, चयन गढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? वैसा करता हूं आप कुशल होंगे। मैं अभय कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कोविड का ये दौर चल रहा है, तो इसमें मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी कर रहा हूं कि कृपया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। जरूरत होने पर घर से निकलिए। कुछ ही दूरी की बात है, कुछ दिनों बाद ये सारी स्थिति जो है फिर से सामान्य हो जाएगी। तब आप आराम से निश्चिंत होकर कोई भी अपना कार्य कीजिएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये चयनगढ़ आईएएस है, और अभी तक जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे आज फिर नए बच्चे जुड़े हैं, नए अभ्यर्थी हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने चयनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब नहीं करना है तो आप यूट्यूब पर जाइए, चयनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए, और चयनगढ़ आईएएस का लोगो है, उसको लोगो को ध्यान से देखने के बाद लोगो में आपको नीचे ध्येय वाक्य मिलेगा, चयन तक चयन नहीं, इसके बाद उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। पर्सनलाइज कर लीजिए, उस आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन को पर्सनलाइज करने से आपको फायदा ये होगा कि छोटी मोटी भी अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई नोटिस देना चाहेंगे, कोई सूचना शेयर करना चाहेंगे, तो आप उसको देख पाएंगे। कभी कभी आप जो भी है नेटवर्क इश्यू के कारण भी बहुत सारे लोग जो है वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो इसका लाभ ये होगा कि हर छोटी जो भी क्लासेज लॉन्च की नए प्रोग्राम आएंगे, या नई क्लासेज होंगी, या क्लास सीरीज शेड्यूल हो गया, कोई भी हमें छोटी मोटी सूचनाएं देनी है, उसके लिए वो क्या होगा, आप तक जल्दी पहुंच पाएंगी। इसके लिए एक काम जरूर आप कर लीजिएगा। इसके लिए आप समय व्यतीत उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप जैसे ही बेल आइकन दबाएंगे, उसके पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है, उसका पर्सनलाइज कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और बहुत बच्चे जो है, बहुत बच्चे पंक्चुअल है, और बहुत मुझे खुशी होती है। कम से कम कुछ बच्चे जो है हमेशा शुरुआत से ही वो क्लास देख रहे हैं, और उनको उसका लाभ मिल रहा है, ऐसा लगता भी है मुझे। तो देखिए, आप भी अगर जुड़े रहेंगे, आप भी अगर लगातार क्लास करते रहेंगे, पंक्चुअलिटी मेंटेन करेंगे, तो आपको भी इसका लाभ होना है। अभी हमने एनसीईआरटी में हमने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 उसको पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हम क्लास 9th पढ़ रहे हैं। क्लास 9th में भी हमने 3 अध्याय जो है हमने कंप्लीट कर लिए है, और अभी हम अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो जो बच्चे आज से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो है भारत और समकालीन विश्व, जो एनसीईआरटी 9th क्लास में दो एक है, दो बुक है। उसमें हिस्ट्री की किताब जो है वो भारत और समकालीन विश्व है, उसी को भी मैं कवर कर रहा हूँ। उसमें अध्याय 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो जो बच्चे नए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस यहीं से इसको कंटिन्यू करें। बाद में वो जाके फिर इस क्लास 9th का जो तीन क्लासेज और हैं, अध्याय जो है, उसको बाद में वो कवर कर लेंगे। और जरूरत है 6, 7 और 8 की, तो वो भी आप क्या करना है, चैनल राइस जैसे ओपन कीजिएगा, उसमें आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी का सेक्शन है, उसमें पूरी एनसीईआरटी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकें। समय निकाल के अपने सुविधा अनुसार आप एक एक करके एक स्लॉट बना दीजिए, उस स्लॉट में आप धीरे धीरे वीडियोज को देख लीजिएगा, आप कवर कर लीजिएगा। ज़्यादा दिन का समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह निष्ठा से मैंने उसको पढ़ाया, बहुत ही पंक्चुअल, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करते हुए पढ़ाया है। जो भी छोटी मोटी फैक्ट्स है उसको भी मैंने कवर कर लिया है, तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप उस वीडियो को वॉच कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, चैनल आईएएस पर जरूर आके कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, किसी भी प्रकार आप एक सूचना डाल दीजिए कि हाँ, हमें ये जो प्रश्न है या ये जो फैक्ट्स है वो हमारी समझ से बाहर है, तो मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। 2-3 दिन में आपको आंसर उसका दिया जाएगा चैनल टीम के द्वारा। तो दोस्तों, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो जो नए बच्चे हैं उसका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आप यहीं से आज क्लास जो है ज्वाइन कीजिए। तो आज का शीर्षक है वन्य समाज उपनिवेशवाद। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। पहले उपनिवेशवाद के बारे में हम जानेंगे। वन्य समाज उपनिवेशवाद में क्या संबंध होता है, मतलब जब उपनिवेशवाद आता है तो वन्य समाज की जो नीतियां है या वन्य जीवन है, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। किस प्रकार जब हम पराधीन होते हैं, तो ये जो है उपनिवेशवादी जो नीतियां हैं सरकार की, वो किस प्रकार अपने लाभ के लिए, अपने अधिकाधिक राजस्व के लाभ के लिए, अपने विकास के लिए वो किस प्रकार हमारे वन्य समाज, वन्य जीवों इत्यादि पर वो असर डालते हैं, हमारी नीतियों पर असर डालते हैं, हमारी घरेलू नीतियों पर असर डालते हैं, हमारे समाज पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर। इन सभी चीज़ों पर उनका जो कहीं ना कहीं दबदबा होता है, और यही कारण है कि हम अपने आप को परतंत्र कहते हैं, गुलाम कहते हैं। कोई भी देश तभी गुलाम होता है जब वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है, अपनी नीति नीति बनाने की इसकी क्षमता नहीं रहती है, वो किसी के अधीन, किसी के नियमों के अधीन वो सुचारू जीवन व्यक्त करता है, और बहुत ही बाधापूर्ण जीवन उनका होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, परतंत्र होते हैं। दूसरे के कायदे कानून, बनाए गए नियमों पर उनको चलना होता है, नहीं मानने पर उनको दंड दिया जाता है। आप देखेंगे उपनिवेशवाद एक ऐसा राक्षस है जो धीरे धीरे जो मातृ देश का शोषण करता है, हर तरफ से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, इन सभी रूपों से, शैक्षणिक रूप से भी आप कह सकते हैं, पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी आप कह सकते हैं, इन सभी रूपों में वो क्या करता है,
अपनी नीतियाँ लागू करता है। हम स्वतंत्र नहीं रहते हैं अपनी नीतियों को लागू करने में, और उनके परतंत्र होके उनके नियमों को हमको ज़बरदस्ती फॉलो करना पड़ता है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। तो आप उसकी चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव होता है, चलिए इस क्लास में हम देखते हैं। तो दोस्तों, एक नज़र आप देखिए यहाँ पर, एक चीज़ आप कीजिएगा, पेन डायरी लेके बैठिएगा ताकि जो भी फैक्ट्स होगा उसको आप लिखते जाइएगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम शुरू करते हैं। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। इस किताब का कागज, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबर। आपको बताया जा रहा है कि अपने आसपास आप देखते हैं प्रतिदिन आप इन चीज़ों से घिरे रहते हैं, इनके बगैर आपका जीवन नहीं चल पाता है। तो ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको देखना है, वही बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, इसकी बात भी हम करेंगे। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन, या मलेरिया की दवा जो कुनैन होता है, उस सब की बातें यहाँ की जाएगी। या दवा के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं जो पैकिंग में उपयोग करते हैं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीजें जो तो जंगलों से ही आती है। अमेजोन या पश्चिमी घाट के जंगलों कि एक ही टुकड़े में पौधों को 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है, एक ही टुकड़े में। सोचिए कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से समृद्ध है कि यहाँ पर छोटे से भूभाग में ही 500 से ज़्यादा प्रजातियां मिल जाती है। यहाँ पर अमेजोन वर्षा वन की बात की जा रही है, हमारे भारत में जो पश्चिमी घाट है उसकी बात की जा रही है। तो ये बहुत ही इनरिच जो है क्षेत्र है, एरिया है, और यहाँ पर हम जो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं बहुत ही विविधता है। यहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु भी है, बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, उनका लाभ हम लेते हैं, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि आपको ये सिंपल बातें अभी तक आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच, देखिए ये जो 200 सालों का 300 अप्रोक्स, जो देखिए यहाँ पर 300 सालों का जो कालांतर है, उसके बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्र का 9.3% भाग जो है औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अब आप देखिए कि 1700 से पहले की आप कल्पना करें कि 1700 से पहले जो 139 लाख वर्ग किलोमीटर जो जंगल थे, उसकी स्थिति क्या रहती होगी, उस वक्त कैसा वातावरण रहता होगा, कितना प्योर वातावरण होता होगा। और अब जो है 1995, अभी तो खैर हम 2021 में हैं, लेकिन 1995 तक जो है 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल को नष्ट कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी मुमुक्षा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जंगलों का इस्तेमाल किया गया। काम क्या था, तो कच्चे उत्पादों की जरूरत थी, औद्योगिक इस्तेमाल की जरूरत थी, रेलवे की पटरियों को बिछानी थी, खेती बाड़ी करनी थी क्योंकि जनसंख्या ही बढ़ रही थी, चारागाहों के लिए ये चाहिए था, ईंधन की लकड़ी के लिए। इस प्रकार देख रहे हैं कि आप इन 300 साल में हमने इतना बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र हमें खो दिया, जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में देखिए एक छत्तीसगढ़ का साल वन है। इस साल के बीज का प्रयोग हम जानते हैं टॉफी बनाने में होता है, उसकी बात हमने भी की थी। घना होने के कारण जंगल की सतह एक सूरज की रोशनी यहाँ तक कम ही पहुंच पाती है। देखिए इतना ज़्यादा घना है, इसको जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई को हम कैनोपी से मापते हैं, तो देखिए कि इसमें सूरज की रोशनी का प्रवेश जो है वो भी नहीं जा पाता है। तो सोचिए कि इसकी इसकी सघनता कितनी होगी। इस चित्र में आप पेड़ पौधों की विभिन्न आकार और प्रजातियां देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, स्पीसीज जो है, विविधताएं जो है यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर इन वृक्षों के साथ और भी बहुत सारे वृक्ष है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक बात करेंगे कि वनों का विनाश क्यों किया गया, क्या कारण थे जो वनों को नष्ट किया जाने लगा, वनों का हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करने लगे, उसका कारण क्या है, इसकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश किसे कहते हैं, वो सरल भाषा में आपको जानना है तो एनसीईआरटी का ही आप शब्द यूज कीजिएगा। एग्जामिनेशन में भी आपको क्या करना है, ये बहुत ही सरल और सुगम भाषा आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर्स जो है वो बहुत प्रभावित हो। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया है, या क्वेश्चन घुमाया गया है, या बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न कभी भी पूछ देते हैं, उलझे हुए प्रश्न पूछ देते हैं, तो उस दौरान भी आपको क्या करना है कि सरल भाषा को आप लिखिए, ताकि आपकी
जो वर्तनी अशुद्धियाँ भी कम हो, और धीरे धीरे आप उसको जो है बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको आप उससे शेयर कीजिए, और अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आप फैक्ट्स को जरूर साथ में लिखिए, और एक क्रम में लिखिए, क्रमिक रूप से आपकी राइटिंग होनी चाहिए। तो कैसे क्रमिक रूप से राइटिंग होगी? तभी होगी जब आप लिखने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, पढ़ने के साथ भाषा पर पहले पकड़ बनाइए, वर्तनी जो है गलत ना हो, इसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। याद देखिए, व्यवस्थित का अर्थ है कि इन्होंने एक व्यवस्था के अनुरूप उसका दोहन शुरू कर दिया। व्यापक का अर्थ है कि बहुत ही बड़े स्तर पर वनों का विनाश किया जाने लगा। इसकी हम बात करेंगे। देखिए, वन विनाश पहले भी है, लेकिन पहले क्या होते थे, जो आदिमानव काल था उसमें सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से कंद मूल फल फूल खाते थे, लेकिन रहते थे जंगली आवरण में भी रहते थे, लेकिन वो उनको जंगलों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बहुत ही कम उसका उपयोग करते थे और दुरुपयोग नहीं करते थे। अपने उपयोग के लिए, सिर्फ अपने भोजन के लिए और अपने आश्रय के लिए उसको वो उपयोग उसका करते थे। लेकिन अब जो है, अब जो इच्छाएं जो है ज्यादा बढ़ चुकी है। अब लकड़ी की जरूरत जो है या वन उत्पादों की जरूरत हो गई, अब उपभोग के साधन में आ जाएगा। बहुत सारे सीन गुड्स है, उसका उत्पादन किया जाने लगेगा और वनों का विनाश किया जाने लगेगा। तो भारत में उसके क्या असर पड़ते हैं, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। एक पहला जो है जमीन की बेहतरी, अब इसकी बात हम करते हैं। यहाँ देखिए, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। मतलब जितना भूभाग है, मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि जितना भूभाग है, मान लीजिए कि अगर आप बोले कि यहाँ 1/6, मतलब अब हम बात करते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि 20 कट्ठे, एकदम सिंपल है, 20 कट्ठे जमीन है, तो 20 कट्ठा का 1/6 का उपयोग हम सिर्फ कर पाते थे किस किस काम के लिए, खेती के लिए। बाकी जो भूमि है उस पर वन है, वन के साथ साथ और क्या होंगे, तो नदियां होंगी, पहाड़ी क्षेत्र होंगे, वो सब होंगे, लेकिन जो काम की भूमि है उसका छठे हिस्से पर हम खेती करते थे। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। मतलब आप देखें तो है 20/1/2, मतलब इतने आंकड़ा जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब इसके हम 10वें भाग, जो आधा 50% भूभाग पर हम क्या कर रहे हैं, अब हमने उसको अपने दोहन के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई। बताइए, आबादी बढ़ेगी तो खाद्य पदार्थों की मांग से उसका क्या अभिप्राय है, आप बताइए। बिल्कुल, चूंकि आबादी बढ़ेगी तो जो भोजन की जरूरतें बढ़ेंगी, आश्रय की जरूरतें बढ़ेंगी। इस क्रम में क्या होगा कि आप वनों पर डिपेंडेंसी आपका बनेगा, प्राकृतिक रूप से ज्यादा दोहन कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए क्या चाहिए हमें, प्राकृतिक वस्तुओं पर। सिर्फ वनों की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी जो है निश्चिंतता जो है, ज्यादा से ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, उसका हम दोहन करेंगे। वैसे वैसे किसान भी जंगल साफ करके खेती की सीमाओं का विस्तार देते गए। बिल्कुल, ये क्यों करेंगे ये आपको मैंने बता दिया है अभी तक। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। कारण बताइए, क्योंकि वहां उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करना है, उत्पादन ज्यादा करेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा उनके पास संसाधन इकट्ठे होंगे और ज्यादा से ज्यादा वो राजस्व कमा पाएंगे। तो ये औपनिवेशिक काल में तो उनको अपने देश से के विकास से मतलब है, यहाँ औपनिवेशिक मातृ देशों से उनको कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ सिर्फ अपना विकास होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, खेती का दायरा बढ़ाएंगे ताकि अधिकाधिक राजस्व का दोहन कर पाएंगे। फिर आगे देखेंगे पूंजीवादी चरण में भी क्या करेंगे, वित्तीय चरण में क्या करेंगे। इसी प्रकार वो प्राकृतिक उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा हस्तगत करेंगे, ताकि ब्रिटेन का औद्योगिकरण जो है भारतीय वस्तुओं के कारण जो है वो पूरी तरह से उसका जो उसमें कच्चे माल के रूप में उसका इस्तेमाल कर पाए। ठीक है। वेन द वैलीज वर फुल, जब घाटियां भरी पड़ी थी। जॉन डॉसन की पेंटिंग यहाँ देखिए। लकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। मतलब बहुत ज्यादा विविधता वाला था। वे मक्का उगाते, बीसन का शिकार करते, बीसन का भैंसा होता है जिसका शिकार करते थे, और जंगली पौधों खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादाकार यहाँ पर जो है कारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1807 के बाद विष्णु की बहुत बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर देखिए, इन लोगों ने क्या किया, अपने फार्म के लिए, अपने उपयोग के लिए उन विष्णुओं की हत्या करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको लगता था कि इतना बड़ा क्षेत्र जो है इनके चारागाह के लिए बनाना उचित नहीं है। ठीक है। अब यहाँ भारत की बात करेंगे, इसकी कई वजह थी। पहली वजह देखिए, पहली क्या है, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया, क्योंकि रॉ मटेरियल्स में इसका उपयोग होने वाला है। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों का उत्पादन जो है कहाँ से हो पाता, वो क्या करेंगे,
कि इनकी मांग जो है, इनकी मांग में इजाफा हुआ, अब कहाँ उत्पादन करेंगे, अपने देश में तो उनकी भूमि उतनी पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, तो क्या करेंगे, औपनिवेशिक देशों में उसका क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देंगे। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, दूसरी वजह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनका पहले तो जंगल से उनकी कोई ज़्यादा रुचि उन जंगलों में नहीं थी, तो उनको मानते छोड़ के चलते थे, लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरत हुई तो उनका विचार ही बदल गया, और जंगल को बोले कि अनुत्पादक है। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था, और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। मैंने बताया था कि राजस्व के ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व को बढ़ाने के लिए, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए, ताकि उसका अधिकाधिक उपयोग निवेश में किया सके, वो क्या करेंगे, अब जंगलों की तरफ उनका रुख जाएगा। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त, मतलब 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। एक तरह से पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम क्या होता है, गरीब होते चले जा रहे हैं, और उत्पादन की दृष्टि से हम अमीर होते चले जा रहे हैं। तो इसका असर क्या होगा, इसके बारे में बॉक्स 1 में जो है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभागों में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ देखिए एक, यहाँ भी एक देखिए एक अलग वहाँ पर एक आदिवासी समूह है, इसका नाम है नागरिंदजेरियो, ठीक है, कि अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नुगुरुंडेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। मतलब ये जो है, एक देखिए एक तरह से अपने पूर्वजों की विरासत को समेटे हुए थे, और उनके अनुसार ये जो भूमि है उनको भी विभिन्न भागों में उन्होंने बांटा हुआ था। विभिन्न उपयोग में, जो विविध उपयोग के समय उसका क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे जब उनको जरूरत पड़ती थी, ठीक है। बढ़ती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा। यही यह विचार था जिसने विजय को न्यायचित ठहराया। कहने का अर्थ है कि हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा संसाधन हमारे पास होंगे, ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, तो हम और देशों पर शासन करेंगे। ये इनका मुख्य मकसद है। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के हॉन्डुरस के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए। वास्तविक स्वामी से अर्थ क्या है, उन मूल लोगों के हाथों में जो उस वक्त उसमें रह रहे हैं, उस इलाकों में रह रहे हैं, आदिवासियों की बात यहाँ की जा रही है, जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। अब ये इनको देखिए, अभी जो लोग, जो वहाँ पर लोग पहले से रह रहे हैं, जो आदिवासी समाज रह रहा है या जो जंगली लोग रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनके हाथ में रहने का मतलब है उसके मूल्य को नहीं समझते थे। वाह क्या बात है। ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्थ बड़बड़ों के गिरोह जैसे हैं, जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम कर सकते थे। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी में इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना प्रभाव स्थापित किया, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। डेविड स्पर द डेट्रिट ऑफ एम्पायर 1993 में। अब याद देखिए, मध्य अमेरिकी देश से हॉन्डुरस की यहाँ चर्चा की जा रही है, किस प्रकार वहाँ लोगों ने क्या किया, खासकर उपनिवेशवादियों ने क्या किया, वहाँ केला का एक क्या हुआ, फार्म लगाना शुरू कर दिया, और उन भूमि का उपयोग करना शुरू किया जो पहले से ऐसे ही पड़े हुए थे, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे, उनका दोहन करना शुरू कर दिया। उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए पटरी पर स्लीपर, स्लीपर का अर्थ जानिए कि रेलवे पटरी के बीच बिछाने वाले, जो हम अब पहले, अब तो खैर आप देख रहे हैं कि सीमेंटेड या बनाया हुआ ढांचा जो है उसको रखा जाता है, लेकिन पहले क्या होता था कि लकड़ियों के द्वारा उसकी पटरी बिछाई जाती थी जरूरत के हिसाब से। आप देखेंगे बहुत सारे जगह, कलकत्ता आप जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर देखेंगे लकड़ियों का वहाँ स्लीपर बनाया गया, ठीक है। अब देखिए स्लीपर क्या है जानिए, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते थे। आप भी देखेंगे कि ये मान लीजिए 2 पटरियां हैं, 2 पटरियों के बीच में ये जो ढांचा होता है स्लीपर, ये इसी को हम स्लीपर कहते हैं। और ये क्या करता है, दोनों पटरियों के बीच दूरी और दोनों पटरियों या बोल्ट कस के इसको पटरी को अस्थायित्व दिया जाता है, मतलब इसको पकड़ मजबूत करने का काम किया जाता है, ठीक है। इसी की हम बात कर रहे हैं। अब इसको मैं देख सीभू का एक जंगलों को, अब देखिए सीभू जिला, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको झारखंड में भी है ये। सीभू के जंगलों में के साल में तनों के स्लीपरों का निर्माण, छोटा नागपुर, मई 1897 की कहानी है ये।
रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। मैंने बताया था कि वन्यग्राम की बात याद कीजिए, जो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि वन्यग्राम की संकल्पना ब्रिटिश लोगों ने क्यों लाई थी कि वन में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा या रहने दिया जाएगा जो जो पटरी बनाने में या जो है पेड़ काट के और यहाँ औद्योगिक काम में उनकी मदद करेंगे। बाकी वो अपने भौतिक उपयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए उसका प्रयोग वो नहीं कर सकते थे, ऐसी स्थितियां थी। ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में बलूत बलूत तो ओक, वहाँ ओक बलूत आता है कि जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना की लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किलें आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेज जहाज भला कैसे बना सकते थे, और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। आप देखिए कि वहां पर आप जानते हैं कि ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता जो है बहुत ज़्यादा उनका एक और कारण रहा है कि ब्रिटिश जो है सफल रहे पूरे विश्व में, क्योंकि उनमें उनमें नौसैनिक सर्वोच्चता थी। वो नाव बनाने में, खासकर बड़े बड़े जहाज बनाने में, और समुद्र पर उनका कंट्रोल था। और यही कारण है कि समुद्र के कंट्रोल के कारण अब देखेंगे पुर्तगालियों को भी वो हराते हैं और आगे विश्व युद्ध तक उनकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा बेजोर रहती है। लेकिन बाद में समुद्री शक्ति के रूप में उनका पतन हो जाता है। उसकी चर्चा हम करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम करेंगे किस प्रकार ब्रिटेन जो है अपनी शक्ति को खो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि वहाँ जो है, वहाँ के जब ओक के जंगल लुप्त होने लगे तो उन्होंने उसके विकल्प के रूप में भारतीय लकड़ियों को जो है उसका बनाना शुरू कर दिया। भारतीय लकड़ियों को काट के और निर्यात किया जाने लगा। ठीक है। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और वैश्विक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़ रखने के लिए स्लीपरों के रूप में भी लकड़ी की भारी जरूरत है। पहले देखेंगे कोयला द्वारा या हीट इंजन के द्वारा, वाष्प इंजन के द्वारा जब रेलवे का विकास किया गया था शुरुआत में, तो वहां भी लकड़ी की जरूरत होती थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, और 2000 स्लीपरों को बनाने के लिए सोचिए कितने पेड़ का विनाश किया जाता होगा। ठीक है। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। ये लंबी लाइन क्यों? ये नागरिक के लिए बिछाई गई। इसको ध्यान रखिएगा कि एक जगह से दूसरी जगह कच्चे माल को भेजने के लिए, तैयार माल को भेजने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए रेल लाइन बिछा रहे थे, ना कि पब्लिक यूज के लिए। बाद में पब्लिक यूज के लिए तब उसका यूज करना शुरू कर दिया जाएगा जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो तैयार माल को भेजने लगेंगे, तब उनको जरूरत होगी, तब उसी में कुछ न कुछ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम होगा, वो भी अनायास होगा। इनमें इनकी जो पहली प्राथमिकता थी वो थी कि कच्चे माल और तैयार माल को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सके, परिवहन के रूप में उसका विकास करते हैं। उसको ध्यान रखिएगा। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की पूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के लिए इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। अब यहाँ ठेकेदारी की बात करें, ठेकेदारी क्या है, वो अपना मुनाफा भी देखता है। वो काटना होगा पेड़ 10 तो काटेंगे वो 20, क्योंकि उनका अपना मुनाफा इसी से उनको निकालना होता है। तो जब ठेकेदारी पर दिया जाने लगा तो उन्होंने भी वनों का पर्याप्त दोहन किया। इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्लीपरों का एक बड़ा सा जाल बसा हुआ है। बांस के बेरे कासलांग नदी बहकर जाते हुए चितगा पड़ती पड़ती, देखिए बांस के बेरे को बहाया जा रहा है। और ये हो सकता है कि ये एक योजना के तहत यहाँ पर आप देखेंगे कि इस योजना के तहत इसको आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहाकर यहाँ पर पर्वतीय पट्टी की तरफ ले जाया जाता हो सकता है इसका कुछ ना कुछ उपयोग किया जाता हो। तो ये आप फिगर देख रहे हैं। यहाँ देखिए हाथी को काम में लगाया गया है स्लीपरों को ढोने के लिए। रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहतीर सहेजता हुआ हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदाम में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। मतलब इन्होंने वन्य जीवों की मैंने बात की थी, तो वन्य जीवों को भी इन्होंने नहीं बख्शा और हाथी को उपयोग करने लगे। महावत के जरिए हाथी का उपयोग औद्योगिक उपयोग में करने लगे। और हाथी का काम क्या होता था, बड़े बड़े लकड़ी के छल्ले को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना। ठीक है। अब एक स्रोत पढ़ लेते हैं। मुल्तान और सुकरूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन भी बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से। इसके लिए 10 फुट 10 इंच और 5 इंच ये इस आकार की या 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, या कि 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन 1 ट्रेन व 1 मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड के, यहाँ एक वृक्ष है कि जंगलों से लाया जाना था। एक जो एरिया है झाऊ और झांड,
दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न रेलवे स्टेट लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपरों की जरूरत होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 22 लाख, तो 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। तो यहाँ देखिए कि दो क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है, वही हम उत्तर पश्चिम भारत की बात कर रहे हैं। वहाँ तब तक जो है वो भारत अभी आज़ाद तो हुई नहीं थी, तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है अभी उसको हम भारत ही बोलेंगे। उन क्षेत्रों में रेलवे लाइन के विकास के लिए उन्होंने इतनी लकड़ी इनको जरूरत थी, और इसके लिए वो क्या करेंगे सोचिए, जब 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी उसके लिए कितना पेड़ उनको काटना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ईंधन भी चाहिए। ईंधन के साथ साथ वहाँ पर आप देखेंगे औद्योगिक जरूरत के लिए वहाँ कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स भी बनाएंगे, कुछ ना कुछ काम भी करेंगे। तो पूरी तरह से ये वनों का दोहन कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ईपी स्टेबलिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भाग 2 1923 में का एक विवरण था ये। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपरों की जरूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ से 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं, तो हिसाब लगाकर देख लीजिए कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। आप सिंपल देखिए, हर पेड़ तो सीधा होता नहीं होगा, कुछ पेड़ टेढ़े होते होंगे, तो उनका तो उपयोग करेंगे नहीं। तो इसमें आप देखिए कि वो छांट छांट के पेड़ को काटेंगे, और इस क्रम में क्या करेंगे कि उनको मन मुताबिक कोई अगर वृक्ष न मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का दोहन करेंगे, काटेंगे, क्योंकि वो औपनिवेशिक देश जो है अपनी पूर्ति करें। उनको देश के वनों से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अधिकाधिक लाभ चाहिए ताकि उसका प्रयोग परिवहन के विकास में कर सके। एक छल्ला देखिए, ईंधन की लकड़ी का गट्ठर लेकर इकट्ठा का घर लौटती औरतें। यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो औरत जो लकड़ी इकट्ठा कर रही है, जलावन के लिए चुनी हुई लकड़ी ले जाती थी, पेड़ से टूटे हुए लकड़ी, सूखे हुए लकड़ी को उठा के ले जाती थी। लेकिन ये जो है लकड़ियों को ही काट के ले जा रहे हैं। इसका एक दृश्य देख लीजिए, लट्ठे ले जाता है हुआ ट्रक। यहाँ देखिए ट्रक में कितना ध्यान जो है लकड़ियों की सिली बड़े बड़े लट्ठे को ले जाया गया है। लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है, जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगलों के उन रास्तों की इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद को इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों में जाते थे। बड़े शहरों में इसका क्या काम क्या होता होगा, तो बड़े शहरों में काम करेंगे विकास के लिए, रेलवे के विकास के लिए, या और भी औद्योगिक उत्पादन में इसका उपयोग हम यहाँ पर ये कर रहे होंगे। ठीक है। अब बागान की बात की जाए, बागान यहाँ पर उत्पादन होता है, और खासकर कमर्शियल जो हम जो है वस्तु, उसका उत्पादन बागान में होता है। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने, और उनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। अब देखिए, एक छोटी सी राशि लेकर उनको एक बहुत बड़े क्षेत्र का मालिक बना दिया गया, और कहा गया कि आप बागान का विकास कीजिए, और बागान जो है वो जो उत्पादन करेगा वो औद्योगिक जरूरतों के हिसाब से उत्पादन करेगा, और उस उत्पादन का उपयोग कहाँ करेंगे, वो सीन गुड्स में करेंगे। अपने ब्रिटेन ले जाया जाएगा, वहाँ उसका लोग जो है, वहाँ धनाढ़ लोग जो है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है। इन इलाकों की बाड़ेबंदी, मतलब यहाँ घेरना करके जंगलों को साफ कर दिया गया, और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। मतलब ये चाय कॉफ़ी जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी भारत से ही उत्पादन करके ले जा रहे हैं। प्लेजर बॉन्ड चाय प्रचार किया गया है ब्रिटेन में, प्लेजर बॉन्ड चाय का प्रचार करके, मतलब आज भी देखेंगे मार्केटिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मार्केटिंग करके वस्तुओं का अपना उत्पादन करते हैं, उनको मार्केट में फैलाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी का अर्थ है कि कमर्शियल खेती हम शुरू करते हैं। कमर्शियल जब हम कृषि करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल का उत्पादन करना, और उसको तैयार करके मार्केट में बेचना और मुनाफा कमाना। तो यहाँ देखेंगे, इससे पहले जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता था वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती थी। अब देखेंगे भारत के जो लोग थे वो उन मोटे अनाज का उत्पादन करते थे, ताकि उनकी जो है उनकी रोजी रोटी चल सके। उनसे जुड़े उत्पाद का उपयोग स्थानीय मार्केटों में बेचते थे तो कमाते थे। लेकिन यहाँ देखिए कि व्यावसायिक खेती जो है, वानिकी जो है, उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है औद्योगिक उत्पादन के लिए, या तो परिवहन का विकास करना, रेल लाइन को बिछाना, सड़कों का निर्माण करना, इस प्रकार के काम ये करेंगे। और तो और यहाँ पर इन लकड़ियों का उपयोग किया जाएगा खासकर जलावन के लिए, और औद्योगिक उत्पादन में ये लकड़ी का उपयोग करेंगे। यहाँ देखिए, पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल पटरियों बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगल की जरूरत थी, लेकिन अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइट्रिच बेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशविरे के लिए बुलाया, और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। पूछा जाएगा कि औपनिवेशिक काल में भारत का जो पहला वन निदेशक कौन थे, तो उनका नाम था
डायट्रिस ब्रांडिस, और ये क्या थे, जर्मन मूल के थे, जर्मनी के थे। अब ये क्या करेंगे, अब इनको ध्यान जाएगा कि अगर अधिकाधिक जंगलों का दोहन किया गया तो फिर उसका हमको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा, इन्होंने लाभ तो अपना निकाल लिया था, चूंकि ये विकास लगभग कर चुके थे। औद्योगिक जो शहर है उनको जोड़ने के लिए, मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए और कच्चे माल को या तैयार माल को ले जाने के लिए देखेंगे कि यहाँ जहाँ पर इनका ये वन वन उत्पाद से लेके और वहाँ गोडाउन तक इन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया था, रेल लाइनों का विकास इन्होंने कर दिया था। अब क्या करेंगे, ये महसूस करेंगे कि हम अब व्यावसायिक खेती क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटेन में और यूरोपीय देशों में वहाँ पर कॉफी चाय जो है इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इनको मुनाफा कमाना है। तो ये क्या करेंगे, ये ब्रांडिस महोदय को बुलाएंगे। ब्रांडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। आप व्यवस्थित तंत्र से आप समझ जाइए कि पूरी तरह से प्लानिंग के साथ ये काम करेंगे, मतलब और भी ऊर्जा लगा के और उसका काम करेंगे। लेकिन इनका क्या मकसद होगा वो आपको ऑलरेडी पता है। इनका हमेशा मकसद होता है अधिकाधिक मुनाफा कमाना। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चारने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। अब ये इनका कहना है कि हम छोटे छोटे जंगलों को साफ करके वहां सिर्फ और सिर्फ लकड़ी उत्पादन, उन्हीं लकड़ी को उत्पादन करेंगे जिनका उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास में हो और अपने विकास में हो। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले जो भी समूह है, यहाँ देखिए एक फिगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ सीधी सीधी लकड़ियाँ जो है इसको इस प्रकार जो है प्लानिंग करके इसको खेती किया जाए ताकि इसका उपयोग किया जाएगा। इटली स्थित टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं, पत्तों फलों या दूसरे उत्पादों के लिए ये उपयोगी नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें, यह वही मॉडल है जिससे वैज्ञानिक वानिकी को प्रोत्साहित किया था। इसी मॉडल के तहत वो विकास करते थे। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ नहीं, या एक और देखिए, 1862 में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती थी, तो आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करते हैं उसमें, अपना जो दिमाग है उसको बताना है। इस यहाँ पर देखिए कांगड़ा का एक देवदार बागान 1993, यहाँ पे देखिए व्यवस्थित तरीके से उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि एक ही स्थान पर उनकी जरूरतें जो है वो पूरी की जा सके। किसी व्यक्ति को सजा का भागी बनना पड़ेगा अगर वो जो भी कानून बनाएंगे उसका विरोध करेंगे। इस तरह बैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। अब याद रखिएगा 1864 में भारतीय वन सेवा की शुरुआत की जा रही है ब्रिटिश काल में। 1865 के भारतीय वन अधिनियम एक साल बाद बनाया जा रहा है, को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पत्ती की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज परिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पत्ती कतई वैज्ञानिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए, अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए काम करते थे। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्मों के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में पुनः क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। आप देखिए प्लानिंग के तहत काम करेंगे। एक बिल्डिंग देख लीजिए, द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, भारत। ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल है और ये यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये साइंटिफिक नाम है इसमें, लेकिन साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अपने उत्पादन के लिए क्या करा है कि एक डिजाइन में एक व्यवस्थित तरीके से पेड़ लगाते हैं। फिर जब पेड़ तैयार हो जाता है तो उसको काट के हटाते हैं, फिर नया जो है एक पेड़ लगाते हैं ताकि इनको दिक्कत ना हो। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहला 1878 में और फिर 1927 में। 1870 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। अब देखिए इनका बंटवारा क्यों किया जाता है, ये देखिए। आरक्षित वन ऐसे थे, आपको मैं सिंपल बताता हूँ, जहाँ पर किसी का प्रवेश जो है वर्जित था, कोई नहीं जा सकता था। वो रिजर्व थे, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति भी वहाँ नहीं जा सकता, उसको पूरी तरह से घेरा जाता था और प्लानिंग के तहत उसको बनाया जाता था। वहाँ उसकी सुरक्षा की जाती थी और वन कानून के अंतर्गत उसको रखा गया था। सुरक्षित वन का अर्थ है कि आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या करना है कि आप सिर्फ चुन सकते हैं उत्पादों को, वहाँ लकड़ी नहीं काट सकते थे। वहाँ पर चारागाह की व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण का अर्थ है कि गांवों के बीच में वनों का उत्पादन, वहाँ पर सारी एक्टिविटी थी, लेकिन वहाँ पर भी वनों की सुरक्षा आपके अंतर्गत कर दी गई थी। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक जरूरत के हिसाब से पेड़ को उगाया गया था। गांव वाले इन जंगलों में अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित ग्रामीण वनों से लकड़ी ले सकते हैं। बताया था कि सुरक्षित और ग्रामीण वनों से ही वो लकड़ी ले सकते थे, वो भी गिरी हुई लकड़ी। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत कंट्रोल रेगुलेट करने की बात की गई। अब वैज्ञानिक वानिकी से क्या समझते हैं। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई
जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह पर नए पेड़ लगाए थे, तो उसको वैज्ञानिक वनी कहते हैं। इनका अर्थ अब ये नहीं बताएंगे कि लगातार एक ही प्रकार के पेड़ लगाने से वहाँ मृदा जो है, मृदा का क्षरण होगा कि नहीं, मृदा उपजाऊ रहेगी या न रहेगी, मृदा कहीं बंजर तो ना हो जाएगी, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस वैज्ञानिक फॉरेस्ट्री वानिकी का अर्थ ही इनका है कि एक कतार में पेड़ लगाना, उसको काट देना, तैयार होने पर फिर दूसरा पेड़ लगा देना, उसको वैज्ञानिक वानिकी कर रहे हैं। अब है, हम बात करेंगे लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, इसकी हम बात करेंगे। तो अब सिंपल आपको बता दूं कि जब मान लीजिए एक वन का ये परिवेश है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल में लेता हूँ, बहुत सारा वन वाले क्षेत्र हैं और इसी वनों क्षेत्र में कोई कोई जगह है जहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। बाद में इन क्षेत्रों से इनको हटा दिया गया और सुदूर क्षेत्रों में बसा दिया गया और बोला है कि इन क्षेत्रों में जो भी वन है उसको काट के और यहाँ पर प्लानिंग के तहत ऐसे लाइन में वन जो है उसको लगाया जाने लगा और बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर नहीं एंट्री कर पाएंगे। तो इन लोगों की जो पेशा थी, जो जीविका थी, अगर वन उत्पादों से जुड़ी हुई थी, इनके पत्ते को बेचते थे, फल फूल को बेचते थे, उनके बीज से ये तेल का उपयोगी खाद्य पदार्थ भोजन में तैयार करने में करते थे। तो इन सभी से क्या होंगे, ये पूरी तरह से इनकी जो है व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। इन चित्रों इन वस्तुओं से ये अब इन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वंचित हो जाएंगे इन अधिकारों से। तो इन लोगों को दूसरा पैसा अपनाना पड़ेगा। दूसरा एक और भी, इन्हीं क्षेत्रों में से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वनों को लगाया गया, तो इनको अनुमति तो दी गई, लेकिन कहा गया कि आप वन से उत्पादों को सिर्फ तोड़ सकेंगे, लकड़ी आप नहीं काट सकते हैं, या तो आपको वहां पर काम करना पड़ेगा, हमारे काम में सहायता करना पड़ेगा। इस प्रकार के बहुत सारे प्रतिबंध लगाएंगे, तो इससे जीवन बहुत ही प्रभावित होगा। क्योंकि एक तो एक नेचुरल वातावरण में जो रहने की इनकी आदत थी, वो इनका आदत जो है वो हटा दिया गया। दूसरा है कि इनको अब मजदूर की तरह बेगार पर काम कराया जाने लगेगा, इनका शोषण शुरू हो जाएगा, इनकी नीतियों में, इनके सांस्कृतिक कल्चरों में लोग जो है यहाँ हस्तक्षेप करने लगेंगे। इस प्रकार की यहाँ पर देखेंगे कि अब जो है शुरुआत हो चुकी है कृषि काल में और वनों तक इनकी पहुंच हो चुकी है। अब उन क्षेत्रों में भी टारगेट कर रहे हैं जहां से इनको किसी भी तरह राजस्व की प्राप्ति हो सके और ये अपने विकास के लिए, ब्रिटेन के विकास के लिए भारतीय उत्पादों का उपयोग कर सके। अब ऐसा चरण आप देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो है पार्ट 1 के रूप में मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 सेक्शन, इसको पार्ट 1 वीडियो की तरफ से आपको मैंने बताया कि पार्ट 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ वन उत्पादों के बारे में पढ़ा। वन उत्पादन का को बढ़ाने के लिए या वनों पर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रेगुलेशन बनाए गए, क्यों बनाए गए, उनकी जरूरत क्या थी, इसका हमने अभी हमने इसकी चर्चा की है। और आशा करता हूँ कि आप इससे पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे, आपको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉन्सेप्ट में अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो चुकी होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तब कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम अभी एनसीईआरटी जो है प्रोग्राम अभी हम कवर कर रहे हैं। इसमें अभी हम चैप्टर जो है वो 9 जो है क्लास 9th का चैप्टर अभी हमने 4 का पार्ट 1 हमने कवर किया है। और एनसीईआरटी सेक्शन में बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है, क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है, उसकी वीडियोज ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। चैन गेट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी सेक्शन में आप देख लीजिएगा। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, जिन्होंने देखा है, अगर उनको फिर कन्फ्यूजन है या कुछ दिक्कत है, नॉलेज गैप है, तो फिर वो भी जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए। फिर भी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आपके लिए हम हमेशा उपलब्ध है, 24/7 उपलब्ध है। आपको करना क्या होगा, चैनगढ़ ऐप के माध्यम से या चैनगढ़ पर आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके कुछ सुझाव दे सकते हैं। इसका हम बहुत सी समान करेंगे, स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जवाब बहुत जल्दी आपको हम दे सके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ और भी जो बच्चे हैं, जो जिज्ञासु हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जान पहचान में हैं, या सुदूरवर्ती गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट की उपलब्धता तो है लेकिन वो इस चैनगढ़ प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको जरूर अवगत कराइए। उनको बताइए कि किस प्रकार चैनगढ़ पर एनसीईआरटी को डिजिटल फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। तो जिनको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक्स अपना मजबूत करना है, न्यू मजबूत करनी है, तो उनको जरूर बताइए। चैनगढ़ का लिंक जरूर उनको साथ शेयर कीजिए। आप विभिन्न सोशल साइट्स का उपयोग करते हैं, मनोरंजन रूप में करना भी चाहिए, सभी करते हैं। तो उस क्रम में आप ये काम जरूर कीजिएगा कि चैनगढ़ का जो लिंक है जरूर से शेयर कीजिएगा, अधिकाधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे तक इनकी पहुंच हो सके। और सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, ये काम जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।